बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान जेल में रहने के आदी हो चुके हैं। जेल रूटीन क्या है और फिर इमरान खान के जाती मौलिज का वीडियो पैगाम, इस वीडियो पैगाम में क्या इंकशाफात किए गए इमरान खान की सेहत को लेकर, और फिर इस वीडियो पैगाम में एक छुपा हुआ वाज़े मैसेज किसके लिए था। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान की सियासत पर इस इंकशाफ का, इस पैगाम का क्या असर पड़ने वाला है, यह भी मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा आज के प्रोग्राम में। और फिर आसिफ अली जरदारी की बंदूक, मौलाना का कंधा फराम करने से इनकार, हुकूमत एक्सटेंशन से क्या पीछे हट गई। ये सारा जो शोशा था, क्या वो पानी की गहराई मापने के लिए था या फिर माजरा कुछ और है। मौलाना ने क्या वाकई इनकार कर दिया, और जो अंदरूनी कहानी है जो मुख्तलिफ जराए से बाहर आ रही है, व्यूअर्स, इसकी तफसील और असल हकायक क्या है ये भी आपके सामने हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ हालात से दिल बर्दाश्ता, लंदन यात्रा के लिए तैयार, और साथ ही साथ उन्होंने बैग भी तैयार कर लिया है। क्या वाकई नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं और इस वक्त क्या क्लेम किया जा रहा है उनके हवाले से और उनकी सेहत को लेकर, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इमरान खान की जेल रूटीन और फिर इमरान खान के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं, जो उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया इसमें, कि इमरान खान तंदुरुस्त और मुतहरिक हैं, एक्टिव हैं, और जेल में उनकी सेहत काफ़ी अच्छी है। आमतौर पर जेल का जो एक असर है ना, जो माहौल का, वो आपकी सेहत के ऊपर पड़ता है, लेकिन इमरान खान की जो सेहत है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, हशाश बशाश है और फुल ऑफ स्पिरिट है। उन्हें जेल में खाना पीना की कोई तकलीफ जो है वो नहीं है, उनका पेट भी ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान की दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी मामूल के मुताबिक है। उनका जेल में मोराल काफ़ी बुलंद है, वो जेल में रहने के आदी हो चुके, और इमरान खान जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं और किताबें भी पढ़ते हैं। डॉक्टर आसिम ने एक और भी चीज़ कही, और वो ये कहते हैं कि मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर 2 हफ्ते के बाद इमरान खान के चेकअप की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनके फॉलोअप चेकअप की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि उनकी सेहत के ऊपर एक नज़र रखी जा सके, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर मौजूद हों, और हम पाकिस्तान के ये जो डॉक्टर्स की एक बाकायदा प्लटून सरकारी डॉक्टर्स की हाजिर कर दी जाती है। हमें इनके ऊपर यकीन नहीं है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं और उन्हें रास्ते से हटाने की बात जो है वो की जा रही है, और ख़ानदान के ज़राए से ये बातें बाहर आई। आपने व्यूअर्स, जब से खान साहब अंदर गए जेल में, तो लोगों ने जानने की कोशिश की कि इमरान खान की सेहत कैसी है। जिस तरह इमरान खान को कॉलर से पकड़कर अहाताई अदालत से गिरफ्तार किया गया, और फिर एक अदालत ने फैसला दिया और आनन फानन पुलिस पहुंचती है लाहौर, और फिर इमरान खान को अटक जेल में पहले ट्रांसफ़र किया गया, फिर उसके बाद अडयाला जेल लेकर गए। तो खान साहब की सेहत के हवाले से लोगों में एक तशवीश थी। कई दिन गुजर जाने के बाद जब लोगों को इमरान खान की सेहत के बारे में पता नहीं चल रहा था, तो लोगों ने इसके हवाले से ट्वीट्स करना शुरू कर दी। उनके वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो मैदान में आए और ये जानना चाहते थे कि इमरान खान की हालत कैसी है, क्या उन पर टॉर्चर किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया गया, उनकी खुराक कैसी है, किस माहौल में रखा गया, जिस कमरे में रखा गया, क्या वो ऐसी एक छोटी सी जगह तो नहीं है जिसके बारे में खान साहब बार बार ही कहते रहे कि ये एक दहशतगर्द जहाँ पे जिनको रखा जाता है, एक छोटा सा सेल है जहाँ पे मुझे रखा गया, और फिर उनकी उसकी तस्वीरें भी बाहर आ गई। ये वो वक्त था जब इमरान खान की किसी तरह की भी कोई खबर नहीं बाहर आ रही थी। अदालतों के अंदर इमरान खान के केसेस, यानी पूरी की पूरी अदालत को अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया, और उससे पहले जो दूसरी अदालत थी, जो जेल थी, वहाँ पर उसे मुंतकिल किया गया। मीडिया के दाखिले पर पाबंदी थी। तो इमरान खान की सेहत और इमरान खान की खैरियत कैसे दरियाफ्त हो। लोगों ने तहरीक इंसाफ के जोर लगाया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो आपको इजाज़त मिल गई। इमरान खान का एक्सेस मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और फिर जब पहली तस्वीर इमरान खान की बाहर आई तो उस तस्वीर ने एक इनकलाब का काम किया। और आज डॉक्टर आसिम का ये पैगाम जारी करना यकीनन उन तमाम लोगों के लिए, ये कंसर्न जिनको था खान साहब की सेहत को लेकर, वो अब दूर हो गया। लेकिन इस पूरे पैगाम के अंदर एक इंतहाई अहम मैसेज जो है वो छुपा हुआ है। खान साहब की दिल की धड़कन ठीक है, लेकिन खान साहब ने बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन को तेज़ कर दिया है। खान साहब का ब्लड प्रेशर भी ठीक है, मामूल के मुताबिक है, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में इस हुकूमत के प्यार करने वाले
और इस हुकूमत में बैठे हुए बहुत सारे बीरबलों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई कर दिया है। खान साहब का मोराल काफ़ी बुलंद है। बहुत कोशिश की इन लोगों ने कि इमरान खान के मोराल को कम किया जाए, इमरान खान को तोड़ा जाए, लेकिन इमरान खान नहीं टूटा, बल्कि ये तमाम लोग अपने डंडे समेत टूट गए। इनका जेल में मोराल काफ़ी बुलंद है, वो जेल में रहने के आदी हो चुके। अच्छा, अब इसके अंदर क्या पैगाम है? खान साहब आदी हो चुके। आमतौर पे जेल एक ऐसी जगह होती है व्यूअर्स जहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। एक ऐसी जेल जिसके अंदर हर वक्त सख्ती हो, एक ऐसी जेल जिसके ऊपर आपके इर्द गिर्द एक जासूस खड़े हों और आप पे नज़र रख रहे हों, क्या खाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या सोचते हैं। अब तो सोचों के ऊपर भी सुना है कि वहाँ पे पहरा है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जेल में रहने के आदी हो गए। जिन लोगों को ये ख्याल था ना कि इमरान खान बहुत जल्दी हार मान लेंगे और डील कर लेंगे, तो ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए कि इमरान खान डील और फॉर सेल नहीं है, बल्कि आप अपनी इस ऑफ़र को लेकर लंदन जाएं, बाऊजी के पास, या फिर जाती उमरा जाएं, या फिर मरीम के पास जाएं, या शहबाज शरीफ के पास जाएं, या आसिफ अली जरदारी के पास जाएं, या फिर फजलुर रहमान के पास जाएं, जो तैयार बैठे हैं, जो डील को सियासत का नाम देते हैं। लेकिन इमरान खान फॉर सेल नहीं है। ये वो अंडरलाइन पैगाम था इस वीडियो के अंदर जो डॉक्टर आसिम साहब की तरफ से जारी किया गया। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि हुकूमत एक्सटेंशन से क्या पीछे हट गई है। और अता तारड़ साहब ने एक टॉक शो के अंदर शिरकत की और वो क्या कहते हैं कि ज्वाइंट सेशन के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती, अदलिया से मुतल्लिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। लेजिस्लेटिव कमेटी में भी अदलिया से मुतल्लिक तरमीम पर बात नहीं हुई और ना ही जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़िलहाल ज़ेर गौर है। जो क्या सरैयाँ हैं इसमें हकीकत नहीं। सदर ने असम्बली का मामूल का इजलास बुलाया। अगले हफ्ते ज्वाइंट सेशन बुलाने का थोड़ा बहुत इम्कान है। अगर मुत्तफ़िका इजलास बुलाया गया तो कुछ इल्तवा के शिकार जो बिल्स हैं उनको मंजूर करवाया जाएगा और उन्हें पास करवाया जाएगा। चंद माह पहले जजेस की मुद्दत में तोसी की बहस हुई, लेकिन इस वक्त एजेंडे में ये बात नहीं है। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के तरीक़ेकार में तब्दीली की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं और चीफ जस्टिस की तकर्री के नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर मुशावरत से फैसला करेगी। और इमरान खान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ, इस पर मैं आगे चलकर बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो बाकायदा तौर पर अता तारड़ साहब ने अब इसे ऑन कर लिया कि किसी लेवल के ऊपर कहीं पर भी एक्सटेंशन या फिर आईनी पैकेज की जो है वो बात नहीं करी। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप कोर्ट रिपोर्टर्स की गुफ्तगू को सुने, उनसे बात करें और जो खबरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की राहदारियों से या इक़्तिदार की राहदारियों से आ रही हैं, वो ये बताती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से रब्ता किया गया और उन्हें कहा गया कि अगर आप हमारे साथ ताउन करें तो फिर हम आपसे भी ताउन करेंगे और ऐसा कानून ला सकते हैं जिससे आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। बस आपसे इल्तिजा ये है कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को लेकर और फिर मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर आपने जो तफसीली फ़ैसला जारी करना है, इसमें हाथ जड़ा तुसी होला रखना। बदले में हम भी हाजिर हैं और आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है इसे पूरा करना हम पर फ़र्ज़ होगा। लेकिन व्यूज़, ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर ने 2032 का एक हवाला दिया और ख़बर बताने वाले ये भी बताते हैं कि 2032 के बाद जितनी भी लॉट आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर जजेस की, उनके ऊपर इसका इतलाक किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने ऐसा किया तो यकीनन एक तासुर जाएगा कि शायद ये रिश्वत जो है वो ली जा रही है और किसी को फैसिलिटेट करने की ये कोशिश है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान ना शायद ये बात भूल जाता है कि अगर आप किसी को इसलिए बड़ी कुर्सी पर बैठा रहे हैं कि कल कोई आपके फ़ायदे के लिए काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर जितने भी आर्मी चीफ बाऊजी ने लगाए, आप देख लें कि उन आर्मी चीफ्स ने बाऊजी के साथ क्या सलूक किया, तो ये कोई गारंटी नहीं है। हमने इससे पहले भी ये सुना था और काजी साहब के हवाले से ये बात कही जाती रही कि देखिएगा ये बड़े कानून और आइन के मुताबिक काम करेंगे और देखें ये हुकूमत को कैसे टफ टाइम देते हैं। अच्छा, अब जहाँ पर बात होनी थी और जो लंदन प्लान बनना था वो बन चुका और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया और फिर हमने एक नहीं कई दफ़ा इस सहूलतकारी को देखा जो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की अदालत से हुई। और ये सहूलतकारी क्या थी? बल्ले का निशान मखसूस नशिस्तों के अंदर आपका मौक़िफ़ इमरान खान की पिटीशंस को ना लगाना, और क्या था? तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी मर्जी का शख्स आकर आपकी मर्जी का कोई बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला आपके खिलाफ फैसले नहीं देगा, तो मैं इस थ्योरी पर यकीन नहीं रखता। आप अपनी मर्जी का जस्टिस समीनुद्दीन को ले आएँ, किसी और जज को ले आएँ, आइन में तरमीम करके और पहले नंबर्स तो पूरे कर लें और ये मामला जो है ना, मेरा ख्याल है कि वक्त से पहले
इसे छेड़ा गया और चेक किया जा रहा है हर तरफ से कि काजी साहब का इस वक्त एक जो रेपुटेशन उनकी दाव पे लग गई और उनके हवाले से रेजिस्टेंस पाया जाता है, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर का क्या कहना है जो चीफ जस्टिस इन वेटिंग है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदालतें, पार्लियामेंट किस किस्म की कानून साजी कर सकती है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त इनको टेस्ट किया जा रहा है। और टेस्ट करने के बाद पता ही चला कि किसी तरफ से कोई खैर की खबर नहीं है हुकूमत के लिए। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की, और ये मैं आपको अगली खबर ये दे दूं जो बाकायदा तौर पे कही गई कि इमरान खान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की थी और उन्होंने आगे ये पैगाम पहुंचाया, लेकिन बैरिस्टर अकील ने भी कल यही दावा किया था कि हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के ज़रिए इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया, लेकिन केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने इस बात की तरदीद कर दी और ये कहा कि हुकूमत झूठ बोल रही है और ना ही अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया गया और ना ही गंडापुर ने कोई पैगाम इमरान खान तक ये जो है पहुंचाया। अब मुसद्दिक मलिक साहब की इंटरव्यू, उन्होंने क्या दावा किया कि एक तरफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत किसी किस्म की आइनी तरमीम के बारे में नहीं सोच रही, तो खुसूसन जजिस के तैनाती के हवाले से। तो दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी सीनियर को ही किसी बड़े ओहदे पर बैठाएंगे। CEO की उन्होंने एग्जाम्पल दी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की, और ऐसा ये तासुर दिया कि हुकूमत ये चाहती है कि आइनी तरमीम आए और किसी बड़े को जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसे उस कुर्सी से हटा दिया जाए। अच्छा, अब इस किस्म की ना जो सियासी जमातें ना हरकतें करती हैं, मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा ना कि टू टेस्ट द वाटर्स, गहराई कितनी है, लोग क्या सोच रहे हैं, हवाओं का रुख क्या है, रिएक्शन क्या आएगा, ये तमाम चीज़ें जो है उन्हें मैयर किया जाता है, फिर उसके बाद डिसीजन जो है वो किए जाते हैं। तो मुसद्दिक मलिक, अता तारड़, बैरिस्टर वो जो दूसरे इनके अकील हैं गालबन, वो क्या कह रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, आइन पाकिस्तान क्या कहता है, तरीक़ाकार क्या अपनाया जाएगा और किस किस्म की कानून साजी की जाएगी, और क्या अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बिठाने से आपके केसेस जो हैं वो हल हो जाएंगे और आपको मखसूस नशिस्तों का जो फैसला पहले ही आ चुका, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अगर आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की मुलाकात का ये एंगल भी आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है कि मकसद क्या था। आपको याद होगा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं जब आइन पर अमल दरामद के लिए ख़त लिखते थे तो सारा मीडिया, सारे ये जितने भी सहाफ़ी हैं और जितना पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है वो आरिफ अलवी साहब के बारे में क्या लिखता था कि आप तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं। और जरदारी साहब अब क्या कर रहे हैं, यानी सियासी जोड़ तोड़ का एक उन्होंने ना बाजार दोबारा से ओपन कर दिया है। क्या मौलाना की तरफ से इनकार हुआ? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फजलुर रहमान से पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतल्लिक ताउन करने की दरख्वास्त की, तहम JUI सरबराह ने हुकूमत के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को कहा कि हम अब बहुत दूर आ गए हैं, अब हुकूमत के साथ किसी किस्म की कानून साजी में ताउन नहीं किया जा सकता, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश की और ये कहा कि आप वज़ीर सियासतदान हैं, आपने तो सियासत में वापसी के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, हम आज भी मिलकर चल सकते हैं। अब सियासत में जो दरवाजे बंद करने का मतलब ये है कि जब हम आपको बुलाएं और हमें आपकी ज़रूरत हो कुछ ऐसा करने के लिए जो आपकी मदद के बगैर नहीं हो सकता, तो फिर आप इनकार क्यों करते हैं? बताएं क्या चाहिए। हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है वो हमारे नज़रियात से मुतसादिम है। सरबराह JUI फे ने सदर मुमलिकत को फौरी तौर पर किसी ताउन की यकीन दहानी से माजत करते हुए मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक किया। हुकूमती वफ्द आइंदा हफ्ते एक बार फिर फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा और आसिफ अली जरदारी ने फजलुर रहमान को ऐवान सदर में इशाइये पर भी मदऊ किया, जिस पर JUI सरबराह ने कहा कि वो इस पर अपनी पार्टी से मशावरत करेंगे और फिर उसके बाद आपके सामने आएंगे। इससे पहले फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी राब्ता हुआ। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास इतवार को तलब किया गया, जिसमें आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के इजलास में कानून साजी से मुतल्लिक गुफ्तगू की जाएगी। अगर साहब को यह भी खबर दें कि जरदारी साहब के बाद एक और अहम मुलाकात हुई है फजलुर रहमान से। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की मुलाकात हुई। मुलाकात में अपोजिशन इत्तेहाद और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। फजलुर रहमान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी
के साथ मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का ये फैसला हुआ है। और इतलात व्यूअर्स ये भी हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के रास्ते में रुकावट पैदा की गई तो नताइज खतरनाक होंगे। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से इस्तीफे आएंगे। ये इस वक्त जो आपकी लीगल फ्रेटर्निटी है वहाँ पे ये बात बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। और वकला बरादरी ये समझती है, जिन 2-3 बड़े रहनुमाओं से मेरी बात हुई और उनका ये ख्याल है कि अगर जो हमारा एक आईनी ढांचा है और अपने मकासद को हल करने के लिए, पूरा करने के लिए और उनको एक ख़ास एजेंडे के तहत चलाने के लिए अगर आपने अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की और हमारे ढांचे को हिलाने की कोशिश की तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ बार्स के अंदर जो उनके जनरल हाउस इजलास हो रहे हैं उनके अंदर भी ये फैसला किया गया कि अगर मुल्क के चीफ जस्टिस को आपने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया तो फिर इसका जवाब जो है उसी तरह का सड़कों पर आकर दिया जाएगा। व्यूअर्स, इससे पहले भी वकला तहरीक चल चुकी है और पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी तमाम, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी धड़े से हो, इस बात के ऊपर अब एक असूली मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हम अदलिया के अंदर और उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में नहीं जाएंगे। और व्यूअर्स, ये किसी एक जज का मामला नहीं है। और अगर आप लिस्ट को उठाकर देखें और जो सीरीज़ है कि एक चीफ जस्टिस के बाद दूसरा कौन सा चीफ जस्टिस बनेगा, जिसमें मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं, यहिया आफरीदी हैं और फिर आयशा मलिक भी हैं, तो ये सीरीज़ है। एक जज इफेक्ट नहीं होगा बल्कि पूरी की पूरी अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इफेक्ट होने जा रही है। तो क्या जजेस खामोशी से बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। इसका एक रिएक्शन आएगा क्योंकि हर जज का ताल्लुक जो है वो किसी न किसी कबीले से है और कबाइल जब मैदान में आएंगे अपने हकूक़ और अपने बंदे को बचाने के लिए तो यकीनन फिर सब इकट्ठे ही होकर हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे। और फिर आपको ये भी खबर देंगे, कुछ रोज़ पहले खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि नवाज शरीफ बहुत जल्द ही अपना बैग उठाएंगे और लंदन चले जाएंगे। अब खबर ये भी आ रही है, नजम ज़ेदी साहब ने ये क्लेम किया कि नवाज शरीफ लंदन की तैयारी कर रहे हैं, उनका बैग तैयार है और उन्होंने मेडिकल रीज़न एक बताई है जिसकी वजह से वो लंदन वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर चूँकि डॉक्टर्स उनके मौजूद हैं, पाकिस्तान वो जा नहीं सकते, तो उनका एक चेकअप ड्यू था, इसलिए वो लंदन यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, हमने हमेशा नवाज शरीफ की सेहत के पीछे सियासत देखी। पाकिस्तान के अंदर प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन पता ये चला कि डील थी नवाज शरीफ को पाकिस्तान जेल में से निकालने की। एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, पाकिस्तान से बाहर आए, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर डील करते रहे और अभी भी यही सिलसिला और इसी तरह का एक मॉडल अपनाकर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखें कि इस मंजरनामे पे हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती का मामला, एक्सटेंशन, जस्टिस मंसूर को अगर तैनात किया जाता है और काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो क्या सिनेरियो डेवलप होगा। क्योंकि याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर ने जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला किया मेरिट के ऊपर, और फिर इसके साथ साथ अगर वो चीफ जस्टिस इन वेटिंग और वाकई चीफ जस्टिस बन गए, जिसका नोटिफिकेशन अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जब ज़रूरी समझेंगे हम कर देंगे, अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो फिर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो नवाज शरीफ को क्या होगा। एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस खुलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हदायत जारी करेगी तमाम अपनी जैली जितने भी उनके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं कि फैसला करो, करते क्यों नहीं हो। और फिर ये भी याद रखिएगा कि जब टॉप के ऊपर अदालतें फैसले कर रही हो ना तो फिर नीचे भी आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस मिलता है। और याद रखिएगा, ये वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है जो काजी साहब के होते हुए नीचे वाली अदालतों को मिल रहा है। काजी साहब का कॉन्फिडेंस किसी और की वजह से है, नीचे वाली अदालतों का कॉन्फिडेंस किसकी वजह से था, इंसाफ और कानून पर फैसले करने की वजह से। और जो मुदाखलत हो रही थी, आपने उस मुदाखलत को चाक किया और दुनिया के सामने रखा कि भाई मुदाखलत हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर जब आएंगे तो नीचे वो वाली अदालतें हैं जो अब तक जिनके फैसलों में मुदाखलत होती रही, जिनकी किरदार कुशी की गई, जिनके केसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं, सुमोटो लिए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आप अदालतों से किस तरह फैसले अपने हक में करवाएंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। और ये भी याद रखिएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स खुलने का मतलब क्या है कि जो नाअहली की तलवार है वो इन तमाम लोगों के ऊपर लटक रही है। मिसाल के तौर पर बयान हल्फी आपने सुना होगा, बयान हल्फी आपको जमा करवाना पड़ता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। जो हमने आपके सामने हकायक रखे और जो फॉर्म हमने 45 आपको दिया, ये सच्चा फॉर्म है, इसमें झूठ का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है। और फिर बाद में पता ये लगे कि आप तो झूठ बोल रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने झूठा बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया और इस बयान हल्फी की बुनियाद पर आपको नाअहल कर दिया जाएगा। जो नाअहली की तलवार
आपके सर पे लटक रही थी, ये दो धारी तलवार बनकर आपकी गर्दन पे आके गिरेगी और फिर आपका सियासी करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये एक इसके अंदर बड़ा फैक्टर है, आपको व्यूअर्स याद रखना है। और दूसरी चीज ये भी है, जवेद लतीफ साहब बार बार क्यों कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि बाबूजी शेर बने, कुछ बोलें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, कुर्सी पर बिठाने वाला कौन था, लाने वाला कौन था और बात करने वाला कौन था। जवेद लतीफ जैसे कैरेक्टर्स को क्यों मार्केट में लॉन्च किया जाता है कि बवक्त ज़रूरत हम इसे आर्सेनल के तौर पर इस्तेमाल करें और इस रास्ते से जहां से हमने भागना है, इसी रास्ते के दूसरी तरफ जो जिस मंजिल की तरफ ये जाएगा वहां पे खड़े होकर हम पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वही बातें कहेंगे जो हमने आज से ठीक 4 साल पहले जनरल बाजवा के बारे में कही, जनरल फैज हमीद के बारे में कही। और क्या कहा कि फैज हमीद साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, जनरल बाजवा इसके जिम्मेदार आप हैं। तो फिर बयानिए पाकिस्तान के अंदर तो बैठ के नहीं बन सकते, मरी की ठंडी हवाओं में बयानिए नहीं बनते, वहां पे सिर्फ आपकी कुल्फी बनेगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको बयानिया बनाने के लिए पाकिस्तान की हवाओं और फिजाओं से निकलकर आपको लंदन यात्रा करना पड़ेगी और ये यात्रा व्यूअर्स अब तैयार बैठी है और बाबूजी करेंगे, वो हालात का जायजा ले रहे हैं एंड देन ही विल डिसाइड। लेकिन एक मैं खबर आपको ये भी दे दूं कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं और यहाँ पे एक ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट एक यहाँ पे सेमिनार भी हो रहा है जिसमें वो शिरकत करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से लोग अपना इनपुट भी देंगे। देखते हैं जी कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जाती है। लेकिन एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है, वो है इन लोगों की कारकर्दगी। बाबूजी क्या करते हैं, रिटायरमेंट ही गुजारे हैं ना, जरा दिल घबराने लगता है तो आओ चलो वॉक करके आते हैं, मरी रोड निकल जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जाते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और फिर वो तस्वीरें बनाकर उनको बाकायदा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि देखें पाकिस्तान की आवाम बाबूजी से कितना प्यार करती है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जिस तरह खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गई, कभी आपने सोचा है पाकिस्तान के अंदर ना क्राइम रेट पंजाब में ऊपर जा रहा है और इससे पहले कभी क्राइम रेट ऊपर नहीं गया क्योंकि लोग मजबूर हो गए अपने घर का फर्नीचर बेचकर बिजली का बिल भरने के लिए। बच्चों के दूध के पैसे पूरे नहीं हो रहे, वो किधर गया। वो एक था हमजा शहबाज, वो कहता था कि जब बच्चे रात को दूध के लिए रोते हैं तो आप यकीन करें मैं रात को सो नहीं सकता। वो कहां गए लोग, ये भाग जाते हैं पाकिस्तान की आवाम को इस तरह मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं और ये दोबारा भागेंगे और इस दफा जब भागेंगे तो इन्हें वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे आज इतना यकीन करें दुख हुआ और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इसकी निशानदही भी की। खबर व्यूज गौर करें, ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इन्होंने वाकई आज साबित किया कि हम हुक्मरान हैं और हम खादिम नहीं हैं, हम हुक्मरान हैं, अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। और खबर जो इस वक्त रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के अंदर और इस खबर का ताल्लुक है मरियम बीबी के साथ और मरियम बीबी ने पाकिस्तान के अंदर एक नई रिवायत और एक नया रिवाज जो है वो कायम किया। और क्या किया ये मैं आपको बता देता हूँ। मरियम का डाकुओं के हमले में शहीद एहलकारों के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरियां देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस का हौसला बढ़ाने शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान पहुंच गई और कच्चे के डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस जवानों की इयादत की और जख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। फिर उन्होंने अज़म का इजहार किया कि हम दुश्मन से लड़ते रहेंगे वगैरह वगैरह। और बाद में डीपीओ ऑफिस रहीम यार खान में पुलिस के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। यार ये जिंदगी में ना शायद पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसी ताज़ियत देखी है, अफसोस देखा है कि जिसके साथ आप अफसोस कर रहे हैं उसके पास आप चल कर नहीं जा रहे बल्कि उसे आपने बुला लिया पुलिस ऑफिस में और फिर आपने उसको बैठा कर जो है वो अफसोस किया। जिनके जवान बच्चे चले गए आप उनके पास चलकर नहीं गई। अगर आप रहीम यार खान चली गई थी तो थोड़ा सा और चल के उनके घर चली जाती और बारी बारी 12 घर जाना कोई इतना मसला तो नहीं था, सबके घर जाती, सबसे इजहार हमदर्दी करती। जस्ट इमेजिन करें वो क्या मंजर होगा जब एक पुलिस वाला जाकर आपको ये खबर दे कि जनाब आपने कल इतने बजे रहीम यार खान डीपीओ के दफ्तर में पहुंचना है क्योंकि मैडम सीएम ने आना है और उन्होंने आपके साथ अफसोस करना है। यही कहा होगा ना, और क्या कहा होगा। तो शर्म आनी चाहिए इन तमाम हुक्मरानों को, कम से कम अफसोस का ये जो आपने एक नया क्राइटेरिया और अफसोस करने का जो एक नया तरीका ईजाद कर लिया है, ऐसा मत करें। ये बच्चे नौजवान हमारे थे और गलती आपसे हुई, चौकियां बनाएं ना बनाएं, लेकिन ये जो कच्चे और पक्के के डाकू हैं, दुआ है हमारी कि पाकिस्तान की आवाम को
अल्लाह ताला इनसे निजात दे दे। अब दुआ के अलावा और कोई काम नहीं, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।